नमस्कार साथियों, रेंडाल कोलिंस को संघर्ष सिद्धांतवेताओं की श्रृंखला में आधुनिकतम यानी सबसे नवीन कड़ी माना जाता है। उनका जन्म 1941 में अमेरिका में हुआ। उनकी ख्याति का मुख्य आधार है उनकी पुस्तक कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड एन एक्सप्लेनेटरी साइंस, जो 1975 में प्रकाशित हुई। इससे पहले कि हम विस्तार में जाएं, आइए पूरी यात्रा का नक्शा देख लें ताकि आपको पता रहे कि हम कहां कहां से गुजरने वाले हैं। उनकी मुख्य पहचान एक ऐसे विचारक के रूप में है जिन्होंने संघर्ष सिद्धांत को सूक्ष्म और वृहद दोनों स्तरों पर जोड़कर एक विश्लेषणात्मक विज्ञान का स्वरूप देने का प्रयास किया। उनका सबसे मौलिक योगदान यही है समाजशास्त्र के बड़े मैक्रो और छोटे माइक्रो सिद्धांतों के बीच की खाई को पाटना। पासा परीक्षा में अक्सर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बर्कले का यह क्रम पूछा जाता है। इसे एक सूत्र की तरह याद रखें। स्नातक हार्वर्ड, परास्नातक स्टैनफोर्ड, डॉक्टरेट बर्कले। कोलिंस का सिद्धांत शून्य से नहीं उपजा, यह शास्त्रीय परंपराओं का एक भव्य संश्लेषण है। आइए देखें किन किन विचारकों ने उन्हें गढ़ा। मार्क्स से उन्होंने लिया संघर्ष का मूल कारण असमान वितरण है, यह दृष्टि। हालांकि कोलिंस मार्क्स से सहमत नहीं कि केवल दलित शोषित वर्ग ही क्रांति का सूत्रपात करता है। वेबर से उन्होंने लिया विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति तथा शक्ति, प्रतिष्ठा और दल की त्रिआयामी दृष्टि। हालांकि वेबर की आदर्श लोक यूटोपिया विचारधारा से वे सहमत नहीं हैं। दुर्खीम से उन्होंने लिया विचार सीमा सारा कि समाज के सदस्य संवेगात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही आगे चलकर उनके अनुष्ठान सिद्धांत की नींव बना। गोफमैन से उन्हें आमने सामने की अंतःक्रिया, फेस टू फेस इंटरेक्शन की सूक्ष्म दृष्टि। कोलिंस का संघर्ष उपागम मुख्यतः चार बौद्धिक धाराओं के समन्वय पर खड़ा है। पहली, नववेबरवादी प्रभाव। संघर्ष का कारण केवल आर्थिक नहीं बल्कि शक्ति और प्रतिष्ठा भी है। यह वेबरीय दृष्टि उनके चिंतन के केंद्र में है। दूसरी, नव मार्क्सवादी प्रभाव। वे संघर्ष को समाज की स्थायी विशेषता मानते हैं, परंतु मार्क्स के आदर्श लोक या वर्गहीन समाज की कल्पना से असहमत रहते हैं। तीसरी, दुर्खाइमवादी प्रभाव। सामूहिक अनुष्ठान और संवेगात्मक एकता की धारणा। चौथी, गोफमैनवादी सूक्ष्म दृष्टि। रोजमर्रा की आमने सामने की अंतःक्रिया ही वृहद संरचना की निर्माण इकाई है। अब हम कोलिंस के सिद्धांत की बुनियाद पर आते हैं। 1975 की अपनी पहली पुस्तक में उन्होंने 3 मूलभूत मान्यताएं रखी। समाज में प्रत्येक व्यक्ति 3 चीजों के लिए भागदौड़ करता है: धन, संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा। इन तीनों में एक रोचक संबंध है। संपत्ति मिलने पर प्रतिष्ठा और शक्ति प्रायः अपने आप मिल जाती है। शक्ति मिलने पर धन और प्रतिष्ठा खिंची चली आती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह किसी का अधीनस्थ न रहे बल्कि स्वयं आदेश देने वाला बने। चूंकि शक्ति और प्रतिष्ठा अपने आप में कभी पर्याप्त नहीं होती, इसलिए इनके लिए होड़ बनी रहती है और परिणाम स्वरूप संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। कोलिंस के अनुसार संघर्ष सर्वव्यापी और अनिवार्य है। चाहे हम चाहें या न चाहें, संघर्ष होगा ही। यह समाज की स्थायी विशेषता है। एक गहरी बात वे कहते हैं, कई बार खुली आंखों से हमें संघर्ष दिखाई नहीं देता। ऊपर से लोग बड़े मृदुभाषी और चापलूस प्रतीत होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक लगता है, पर भीतर ही भीतर ईर्ष्या और आग सुलगती रहती है। शायद इसी कारण कोलिंस दंगा फसाद और खून खराबे जैसे प्रत्यक्ष हिंसक संघर्षों पर अधिक नहीं लिखते। उनका जोर भीतरी तनाव और संरचनात्मक संघर्ष पर है। अब कोलिंस के सिद्धांत का सबसे केंद्रीय तर्क संघर्ष का निर्णायक तत्व है स्रोत यानी संसाधन, रिसोर्सेज। जिस व्यक्ति या समूह के पास जितने अधिक और सुदृढ़ स्रोत होंगे, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। उन्होंने 4 प्रकार के स्रोत बताए। पहला, भौतिक और तकनीकी स्रोत। इसमें संपत्ति, साधन, शिक्षा, दीक्षा, कुशलता और अस्त्र शस्त्र आते हैं। मूल तर्क याद रखें, बिना स्रोत के संघर्ष करना नादानी है। जिसके पास न्यूनतम स्रोत हैं, वह संघर्ष का आह्वान ही नहीं कर सकता। कोलिंस का संघर्ष विश्लेषण 2 स्तरों पर चलता है। सूक्ष्म स्तर माइक्रो पर आमने सामने की अंतःक्रिया, हाव भाव और अनुष्ठान। यहाँ गोफमैन और गारफिंकल का प्रभाव स्पष्ट है। वृहद स्तर मैक्रो पर राज्य, संगठन, वर्ग और राष्ट्रों का संघर्ष। यहाँ दुर्खाइम, मार्क्स और वेबर का अभूतपूर्व प्रभाव है। कोलिंस का मौलिक योगदान यही दिखाना है कि किस प्रकार संघर्ष का उपागम सामाजिक एकीकरण में भी सहायक हो सकता है। यह उन्हें केवल विध्वंस केंद्रित संघर्षवादियों से अलग करता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु, संघर्ष का कारण क्या है।
इस एक ही प्रश्न पर 4 सिद्धांतवेताओं के उत्तर अलग अलग हैं। मार्क्स के अनुसार संघर्ष का कारण है उत्पादन पद्धति और वर्ग, वेबर के अनुसार शक्ति, प्रतिष्ठा और राजनीतिक दल, डेहरनडॉर्फ के अनुसार प्राधिकार संबंध और कोलिंस के अनुसार संघर्ष का निर्णायक कारण है न्यूनतम स्रोत। जिस व्यक्ति या समूह के पास न्यूनतम स्रोत हैं वह संघर्ष का आह्वान नहीं कर सकता और यदि आवेश में आकर कर बैठे तो परास्त हो जाता है। यही मार्क्स से उनका स्पष्ट मतभेद उजागर होता है। मार्क्स मानते हैं कि दलित शोषित वर्ग ही क्रांति का सूत्रपात करता है, जबकि कोलिंस इसके बिल्कुल विपरीत मानते हैं कि स्रोत विहीन समूह संघर्ष ही नहीं छेड़ सकता। धन, शक्ति व प्रतिष्ठा का असमान वितरण ही स्थिरीकरण का आधार है और इसी खाई को पाटने हेतु संघर्ष होता है। अब हम कोलिंस के दूसरे महान योगदान पर आते हैं, अंतःक्रिया अनुष्ठान सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में इंटरैक्शन रिचुअल थ्योरी कहते हैं। यह दुर्खाइम के अनुष्ठान विचार और गोफमैन की आमने सामने की अंतःक्रिया का सुंदर मेल है। किसी भी धर्म विधि या अनुष्ठान रिचुअल में 4 अवयव होते हैं। पहला, व्यक्तियों की भागीदारी यानी सह उपस्थिति। दूसरा, इस बात की साझा चेतना कि वे किस प्रसंग पर एकत्र हुए हैं। तीसरा, भागीदारों में साझा सामान्य संवेगात्मक रुझान। और चौथा, प्रसंग से जुड़े कुछ प्रतीक, नारे, हाव भाव, झंडे आदि। कोलिंस कहते हैं कि सफल अनुष्ठान अलग अलग बिखरी घटनाएं नहीं रहते, ये आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बना लेते हैं। यही अंतःक्रिया अनुष्ठान श्रृंखला यानी इंटरैक्शन रिचुअल चेन्स है। प्रक्रिया को ऐसे समझिए का एक स्थिति या अंतःक्रिया से अनुष्ठान बनता है। अनुष्ठान से समूह एकता और संवेगात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा अगली अंतःक्रिया को खींच लाती है। इस प्रकार एक सतत श्रृंखला चलती रहती है। संवेगात्मक ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी, कोलिंस की सबसे चर्चित अवधारणा है। यह आत्मविश्वास, उत्साह और अपनापन है। व्यक्ति उन्हीं अंतःक्रियाओं की ओर बार बार आकर्षित होता है जो उसे अधिक ई देती हैं। कोलिंस धर्म विधि यानी अनुष्ठान को संघर्ष से जोड़ते हैं। उनके अनुसार जब कोई भीड़ संघर्ष पर उतारू होती है या किसी संघर्ष स्थिति को पैदा करने के लिए भीड़ जुटाई जाती है तो धर्म विधि और उसके प्रतीक, प्ले कार्ड, नारे, झंडे, उत्तेजक संगीत लोगों को बड़ी शक्ति प्रदान करते हैं। वास्तव में ऐसे अवसरों पर संघर्ष में धर्म विधि की ही अंतःक्रिया होती है और इसलिए संघर्ष का एक निर्णायक कारक धर्म विधि भी है। इसी कारण समाजशास्त्री जोनाथन टर्नर ने कोलिंस के संघर्ष सिद्धांत को विनिमय संघर्ष सिद्धांत यानी एक्सचेंज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का नाम दिया। आशय यह कि असमान समूहों के बीच स्रोतों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होता है और इसी असमानता को दूर करने हेतु तनाव व संघर्ष उत्पन्न होता है। द क्रीडेंशियल सोसाइटी कोलिंस की एक युगांतकारी कृति है। इसमें वे शिक्षा का नव वेबरवादी विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। उनकी पहली अवधारणा है प्रमाणवाद यानी क्रीडेंशियलिज्म। नौकरियों में डिग्री और प्रमाण पत्रों को प्रवेश नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ना कि वास्तविक लिखित के वास्ते कौशल के लिए। दूसरी अवधारणा है प्रमाण पत्र मुद्रास्फीति यानी क्रीडेंशियल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे अधिक लोग डिग्री पाते हैं उन्हीं नौकरियों के लिए आवश्यक योग्यता का स्तर भी बढ़ता जाता है, डिग्री का मूल्य घटता जाता है। द सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफीज कोलिंस की एक विशाल और महत्वाकांक्षी कृति है जिसमें वे बौद्धिक परिवर्तन का वैश्विक ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं। उनका मूल तर्क है कि महान विचार किसी अकेले जीनियस की देन नहीं होते, ये बौद्धिक हस्तियों के नेटवर्क और गुरु शिष्य श्रृंखलाओं में जन्म लेते हैं। उनका प्रसिद्ध अल्पसंख्या का नियम यानी लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स कहता है कि किसी भी युग में सक्रिय प्रतिस्पर्धी बौद्धिक विचारधाराएं प्रायः 3 से 6 के बीच ही होती है, न बहुत कम न बहुत अधिक। ये स्लाइड एक त्वरित स्मृति मानचित्र है। कोलिंस की 8 केंद्रीय अवधारणाएं एक साथ। पहली पंक्ति में अंतःक्रिया अनुष्ठान श्रृंखला IRC, संवेगात्मक ऊर्जा EE, प्रमाण पत्र समाज क्रीडेंशियल सोसाइटी और प्रमाण पत्र मुद्रास्फीति क्रीडेंशियल इन्फ्लेशन। दूसरी पंक्ति में संघर्ष के 4 स्रोत स्टेटस ग्रुप्स, अल्पसंख्या का नियम लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स और भू राजनीतिक सिद्धांत जियोपॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें उन्होंने राज्यों के विस्तार और पतन का विश्लेषण किया। अब हम कोलिंस की प्रमुख कृतियों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली और आधारभूत कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड एन एक्सप्लेनेटरी साइंस 1975। इसका मुख्य तर्क यह है कि संघर्ष को एक व्याख्यात्मक विज्ञान बनाया जा सकता है। समाज को धन, शक्ति और प्रतिष्ठा हेतु प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें प्रस्तुत नई संकल्पना है। स्रोत यानी रिसोर्सेज ही शक्ति का आधार और संघर्ष का निर्णायक तत्व है और यही सूक्ष्म वृहद एकीकरण की दृष्टि भी आती है।
दूसरी प्रमुख कृति द क्रीडेंशियल सोसाइटी एंड हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इसका मुख्य तर्क शिक्षा प्रणाली का नववेबरवादी विश्लेषण। डिग्री और प्रमाण पत्र मुख्यतः नौकरियों में प्रवेश नियंत्रण के साधन हैं। तीसरी प्रमुख कृति इंटरैक्शन रिचुअल चेन्स 2004। यह उनके सूक्ष्म समाज शास्त्रीय चिंतन की शिखर कृति है। इसका मुख्य तर्क दुर्खाइम और गोफमैन का संश्लेषण। सूक्ष्म अंतःक्रियाएं श्रृंखलाबद्ध होकर वृहद संरचना बनाती हैं। इसमें केंद्रित संकल्पनाएं, संवेगात्मक ऊर्जा ई। चौथी और पांचवी प्रमुख कृतियां द सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफीज 1998 तथा वायलेंस माइक्रो सोशियोलॉजिकल थियरी 2008। सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफीज में बौद्धिक परिवर्तन का वैश्विक ऐतिहासिक विश्लेषण है, जिसमें अल्पसंख्या का नियम केंद्रीय है। वायलेंस 2008 में उन्होंने हिंसा का सूक्ष्म समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया और फॉरवर्ड पैनिक जैसी अवधारणा दी। इन दोनों में समान सूत्र है, ज्ञान हो या हिंसा, दोनों ही अंतःक्रिया अनुष्ठान दृष्टि से समझाए गए हैं। यह तालिका परीक्षा की दृष्टि से सोने जैसी है। एक ही नज़र में 7 विचारकों की तुलना। प्रत्येक के लिए हमने संघर्ष का कारण, आधार और विश्लेषण का स्तर दिया है। मार्क्स उत्पादन पद्धति, वर्ग संघर्ष व क्रांति, स्तर वृहद द्वंद्वात्मक। वेबर शक्ति, प्रतिष्ठा व राजनीतिक दल, स्तर वृहद व्याख्यात्मक। जिमेल संघर्ष एक सामाजिक स्वरूप, स्तर सूक्ष्म। लुई कोजर संघर्ष के प्रकार व सेफ्टी वॉल्व, स्तर प्रकारवादी संघर्ष। राल्फ डेहरनडोर्फ प्राधिकार संबंध, स्तर वृहद संरचनात्मक। टेलकट पार्सन्स संघर्ष नहीं, सहमति व संतुलन पर बल, स्तर वृहद। एयर कोलिंसन न्यूनतम असमान स्रोत, धन शक्ति प्रतिष्ठा और सबसे विशिष्ट सूक्ष्म व वृहद का एकीकरण। यही अंतिम पंक्ति आपका सबसे मूल्यवान उत्तर बिंदु है। हर महान सिद्धांत की तरह कोलिंस के सिद्धांत की भी आलोचनाएं हैं। पहली और सबसे प्रसिद्ध सन शब्दाडंबर का अंबार। आलोचक कहते हैं कि कोजर और डेहरनडोर्फ की तरह कोलिंस ने भी स्थान स्थान पर अंतःक्रिया शब्द का अति प्रयोग किया। दूसरी, रूपरेखा मात्र होने का आरोप। जहां वे राज्य और शिक्षा की व्याख्या करते हैं, वहां उनका सिद्धांत एक संपूर्ण व्याख्या के बजाय केवल एक कार्य रूपरेखा बनकर रह जाता है। तीसरी, पद्धतिगत सीमा। संवेगात्मक ऊर्जा जैसी अवधारणाओं को अनुभवजन्य रूप से मापना कठिन है। कोलिंस का सिद्धांत आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। डिजिटल अंतःक्रिया के दौर में वर्चुअल मीटिंग और ऑनलाइन समुदायों में संवेगात्मक ऊर्जा और IRC की उनकी अवधारणा एक नई कसौटी बन गई है। रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड वीडियो पॉज कर नोट कर ले। अंत में पूरे अध्याय का 1 मिनट रिवीजन। पुस्तकें कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, क्रीडेंशियल सोसाइटी, IRC 2004। मूल तर्क संघर्ष का आधार स्रोत है, यानी धन, शक्ति और प्रतिष्ठा। रेंडाल कोलिंस का संघर्ष का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, सूक्ष्म और वृहद को जोड़ने वाला एक अनूठा प्रयास। धन्यवाद दोस्तों। कोलिंस से संबंधित प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। इसके लिए पिन कमेंट में जाए, वहां अपना नाम और ईमेल कोई भी डालकर प्रश्नों को हल करें।